नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी 2024 नई भर्ती को लेकर 2023 में आयोजित एसएससी जीडी परीक्षा के कुल 76 शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन का हम लोग वीडियो देख रहे हैं। आज है वीडियो नंबर 10 और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग 12/1/2023 सेकेंड शिफ्ट में जो जीके का प्रश्न पूछा गया एसएससी जीडी 2023 के एग्ज़ाम में, उन सारे 20 प्रश्न को देखने वाले इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, एक एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो आपका एसएससी जीडी नई वैकेंसी आई है, यहाँ से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जो छात्र अभी नहीं जुड़े हैं, फटाफट आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए पहला प्रश्न देखा जाए क्या पूछा गया है। पहला सवाल पूछा गया है, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेजों के द्वारा 1856 में अवध पर कब्जा किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। सही उत्तर होगा 1856 में। देखिए दोस्तों, अवध, जिसे अवध प्रांत के नाम से भी जाना जाता है, 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अवध पर कब्जा किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? देखिए, पंचवर्षीय योजना से सवाल 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल्स में देखना पसंद करेंगे, ठीक है। देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, याद रखिएगा, यहाँ से सवाल आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। बात करें दोस्तों पंचवर्षीय योजना यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका पीरियड क्या रहा? तो 2007 से लेकर 2012 तक इसका पीरियड रहा था, याद रखिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू होता है और कब तक चलता है? तो 56 तक। यहाँ से इसका मॉडल पूछा जाता है कि कौन से मॉडल पर यह आधारित था, याद रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड का अगर बात करें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो 1956 में शुरू होता है और 1961 तक चलता है, और यह मॉडल था पीसी महान लोबिस मॉडल था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। अब तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू है। 12वां पंचवर्षीय योजना जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना था, क्योंकि इसी बीच योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग को लाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना जो कि 12वां का पीरियड अगर आपको याद रखना है तो याद रखिएगा 2012 से शुरू और 2017 में ख़त्म, ठीक है। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। अगला सवाल देखा जाए, आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सवाल आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है केवल प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में मौजूद होता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्लास्टिड। प्लास्टिड आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, प्लास्टिड जो है प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, तो ये पेड़ पौधे में ही पाए जाते हैं, याद रखिएगा। आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, जिसको आप लोग कोशिका का बिजली घर जानते हैं, आपको याद होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। केंद्रक का कार्य क्या होता है? केंद्रक जो होता है कोशिका को नियंत्रण करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल को देखा जाए, सवाल नंबर 4 में देखा जाए क्या पूछा गया है। जुलाई 2022 में यूजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? देखिए, इसका सही उत्तर होगा जगमोहन रेड्डी, याद रखिएगा दोस्तों। जगमोहन रेड्डी को यूजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में इन्हें निर्वाचित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो जगमोहन रेड्डी हैं, ये आपके आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चुनाव आयोग से एक सवाल आपसे लगातार पूछा जाता है एग्जाम में कि चुनाव आयोग का गठन किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 324 अनुच्छेद, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिवेन्यू बजट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है। तो आपका सही उत्तर होगा प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि दोस्तों योजना पूंजीगत व्यय आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चला जाए। सवाल नंबर 6 में क्या है, व्यापार की कई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का या की माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मात्रा। कहीं कहीं आपको आयतन भी दिखेगा दोस्तों, तो आयतन भी आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी आपको आयतन भी दिख जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले सवाल को। सवाल नंबर 7 देखा जाए, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है यह। सवाल पूछा गया है कि निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो निशागंधी उत्सव जो कि एक नृत्य उत्सव है, यह मनाया जाता है केरल राज्य में। हमारा सही आंसर होगा केरल। ठीक है, याद रखिएगा। बात करें थोड़ा डिटेल्स में, तो तमिलनाडु का त्यौहार देख लिया जाए, पोंगल हो जाएगा, आप लोग को याद हो गया होगा अब तक। तेलंगाना बथुकम्मा उत्सव, याद रखिएगा। ठीक है, कर्नाटक का हो जाएगा मैसूर दशहरा, याद रखिएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। मैसूर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है, तो कर्नाटक में मनाया जाता है। अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। तो इससे पहले आपको रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, रबी फसल जो होता है, ध्यान से सुनिएगा बातों को, सर्दी के मौसम में बोई जाती है, यानी अक्टूबर और दिसंबर के बीच में इसकी बुआई की जाती है रबी फसल की। अच्छा, इसको काटा कब जाता है, याद रखिएगा मार्च और अप्रैल के महीना में इसको काट भी लिया जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। देखिए, रबी फसल का अगर उदाहरण आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा गेहूँ आपका रबी फसल है, जौ, सरसों, अलसी, ये सब क्या है आपके रबी फसल है, याद रखिएगा। ठीक है, बात करें खरीफ फसल का। देखिए दोस्तों, खरीफ फसल जो है जून और जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। जून और जुलाई में कब इसकी कटाई की जाती है, तो ध्यान रखिएगा सितंबर और अक्टूबर के महीना में इसको काट लिया जाता है दोस्तों। किसको, खरीफ फसल को। अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो चावल हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, मक्का हो जाएगा और बाजरा भी आपका खरीफ फसल में आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हालांकि इसका सही उत्तर होगा अरंडी के बीज जो है दोस्तों, रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जा सकता है। अरंडी के बीज याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य। हालांकि अब 37वां संस्करण आपको याद रखना है। राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह किया जाएगा गोवा राज्य में, याद रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल 2023 का 37वां आयोजन कहाँ होगा, तो गोवा राज्य में, याद रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 10 आपसे पूछा गया, शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली जिन्हें किसके लिए जाना जाता है, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देखिए, शास्त्रीय नर्तकी जो अलरमेल वल्ली हैं, ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और भरतनाट्यम नृत्य के लिए इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अच्छा, भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है, तो तमिलनाडु का, याद होगा आप लोग को, क्योंकि बार बार हम लोग रिवीजन करते चल रहे हैं। कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य, याद रखना है। ठीक है, और इससे संबंधित अगर आपको व्यक्ति भी याद रखना है, क्योंकि प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा राधा
रेड्डी, राधा रेड्डी हो जाएंगे सही उत्तर। कथकली का अगर देखा जाए तो केरल राज्य का है, ये भी आपको याद हो गया होगा। और यहाँ से मोस्ट फेमस पर्सन है गोपी नाथ। आपके सीजीएल के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि कथकली से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है, तो गोपी नाथ याद रखना है, ठीक है। मोहिनी अट्टम जो है यह भी केरल का है और इस नृत्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति है कलाम मंडलम, कलाम मंडलम कल्याणी कुट्टी, कल्याणी कुट्टी याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए, ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रह है? बिल्कुल आसान सा सवाल, सही उत्तर होगा 1028 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1028 सूक्तों का संग्रह है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लिया जाए। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, इसमें कुल 10 मंडल हैं। तीसरे मंडल की बात करें तो जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिला है, गायत्री मंत्र कहाँ मिला है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। अगर जो ऋग्वेद का पाठ करता है, पढ़ता है, उसको होत्री बोला जाता है। ये प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा जाता है, याद रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं अब अगले सवाल को। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो खासी पहाड़ियाँ जो है मेघालय में, वहाँ सर्वाधिक रूप से वर्षा देखी जाती है दोस्तों। कहाँ? तो खासी पहाड़ियों पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, स्फलेराइट इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? यानी कि आपसे सवाल पूछा गया कि स्फलेराइट जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो आपका सही उत्तर होगा जिंक दोस्तों, ठीक है। तो जिंक का एक अयस्क स्फलेराइट है, आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके अयस्क से लगातार पेपर में पूछे गए एसएससी जीडी के एग्जाम में। देखिए, स्फलेराइट का अगर कलर आपसे पूछता है तो पीला भूरा कलर का होता है, याद रखना है, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखा जाए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पे आपको यह प्रश्न मिला होगा, क्योंकि मैं वहाँ इस प्रश्न को अपडेट किया था और बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था। अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं ऑप्शन को। शिक्षा का अधिकार आपका किस आर्टिकल में बताया गया है? तो 21 के ए में बताया गया और बोला गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उपाधियों का अंत आपका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 18 में। विधि के समक्ष समानता आपका होगा आर्टिकल 14। ये सारे अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? दोस्तों देखिए, लोकसभा में आप धन विधेयक को पारित कर सकते हैं, राज्यसभा में कभी भी धन विधेयक पारित नहीं होता है, याद रखिएगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, धन विधेयक पारित करने में दोनों की शक्तियां जो है अलग अलग होती हैं। देखिए दोस्तों, धन विधेयक आपके हो जाएंगे अनुच्छेद 109 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो सही आंसर होगा योगी आदित्यनाथ। अच्छा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से हैं? तो मणिपुर राज्य से हैं मैरी कॉम। काफ़ी चर्चे में भी थी, याद रखिएगा, और मणिपुर भी काफ़ी चर्चा में रहा था। देखिए, मणिपुर के सीएम कौन है? तो एन बीरेन सिंह हैं और यहाँ के गवर्नर अनुसुईया उइके हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देख लिया जाए, निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सव का उत्सव भी कहा जाता है? यानी त्योहारों का त्यौहार किस उत्सव को बोला जाता है? तो सही आंसर होगा हॉर्नबिल महोत्सव, जो कि मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चपचार कूट का अगर बात करें
तो यह मनाया जाता है आपका मिजोरम में। मोत्सु त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। और वंगाला त्यौहार मेघालय में। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। Was an act passed to make a provision of levy and collection of tax on intrastate supply of goods या service। देखिए आपसे सवाल पूछा है कि वस्तुओं या सेवाओं की अंतर्राज्य आपूर्ति पर लगने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए पारित एक अधिनियम था। तो इसका सही उत्तर होगा द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जिसको आप लोग CGST के रूप में पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय वस्तु सेवा कर अधिनियम इसका फुल फॉर्म होता है द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। GST से एक मैंने टॉपिक वीडियो डाला था, आप लोग जो छात्र देखे होंगे उनको यह प्रश्न का आंसर आसानी से याद होगा, क्योंकि उनके बारे में मैं GST के बारे में एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर रखा था उस वीडियो में, ठीक है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 20 है, आज का हमारा अंतिम है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहना है, ठीक है, अपने दोस्तों के बीच। सवाल पूछा गया अंतिम, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? ये 3 दिशाओं से त्रिपुरा को कौन सा देश घेरा है? तो वो है बांग्लादेश, याद रखिएगा, सही उत्तर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा 3 तरफ से, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में। तो ये था कुल हमारा 20 प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।